नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे। बिहार में कैंपेनिंग जोरों शोरों से है। वोटिंग 6 और 11 को है। हमारे साथ बैठे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि को इंचार्ज भी हैं बीजेपी के पूरे इस इलेक्शन के। उनसे जानते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है, कितना उनको पूरा एक तरह से उम्मीद है कि एनडीए इस बार फिर से पावर में आएगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो लोगों का भरोसा है इतना गहरा है कि उसमें कोई सेंध लगा नहीं सकता है। और लगातार 20 वर्ष तक कोई सरकार में रहे और ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति आदर, सम्मान और विश्वास या दोनों बना हो तो एक व्यक्ति ने कुछ किया है, इसीलिए आदर भी है, सम्मान भी है, विश्वास भी है, फिर से विजय सुनिश्चित भी है। आपने बात की नीतीश कुमार जी की भी। अगर वो आपका चेहरा है तो कोई पार्टी में ये क्यों नहीं बोल रहा कि वही सीएम बनेंगे? ये सीएम तो वही बनेंगे, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है जी। हम लोग कभी भी नेतृत्व में श्री नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ते हैं बिहार के अंदर। चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में फिर उनको नेता चुनने की एक औपचारिकता होती है, संवैधानिक बाध्यता है और उनको चुना जाता है। फिर वो सरकार बनाने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। विधायक चाहे वो जदयू के जेदा रहे, चाहे बीजेपी की जेदा रहे, यह हमारा इतिहास है। कभी इस विषय को लेकर विवाद नहीं है। महागठबंधन मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास कोई विश्वास के लायक चेहरा नहीं है, उसके पास बांटो और राज्य करो, किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करो, इस प्रकार का एक सूत्री लक्ष्य है। और बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, इस सच्चाई को समझ रहे हैं, इसलिए बिहार के लोग महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए एनडीए को ज़बरदस्त बढ़त मिल रही है, भाजपा गठबंधन को ज़बरदस्त बढ़त मिल रही है। और हम लोग 2010 में जो सबसे बड़ी विजय एनडीए की जब से बना है, एनडीए जब से लड़ रहा है, हमने प्राप्त किया था। और 2010 जैसा माहौल 2025 में भी है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 में 2010 बिहार में एनडीए दोहराने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी की जोड़ी के बलबूते पर। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि महागठबंधन इस इशू को उठा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप इनका खुद का ही एक राज्य देखें, मध्य प्रदेश, शिवराज जी के अंडर लीडरशिप के अंडर हुआ इलेक्शन, सीएम कोई और बने। महाराष्ट्र में आपने देखा एकनाथ शिंदे के अंडर हुआ इलेक्शन, फिर वो डिप्टी सीएम बन गए। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इतने स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं कहा जा रहा है, प्रक्रिया तो हर जगह होती है कि वो सीएम बनेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर, हम मध्य प्रदेश में अकेले दम पर लड़ते हैं। आदरणीय शिवराज चौहान जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश की राजनीति में उन्होंने बहुत लंबी पारी तय की। अब उनको राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी ने जरूरत समझी। भारत सरकार के भारी भरकम मंत्रालयों के माननीय मंत्री हैं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो तो शिवसेना ने धोखेबाजी किया और श्री उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनके खिलाफ चुनाव लड़े उनकी गोद में बैठ गए। इसके कारण से जो गठबंधन बना वह निश्चित तौर से जो शिवसेना से आए थे एकनाथ शिंदे जी, वह मुख्यमंत्री बने। और जब चुनाव हुए तो फिर एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि नहीं, भाजपा बड़ा दल है। और बड़ा दल होते हुए भी श्री एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब भाजपा जिसको चाहे अपना सीएम बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति से वहाँ के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री देवेंद्र फडणवीस जी को नेता चुना। तो जो फार्मूला मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के अंदर था वो बिहार में लागू नहीं होता। बिहार में नीतीश कुमार जी का विकल्प केवल नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी को लेकर के कोई दो राय हमारे एनडीए के अंदर नहीं है। ये महागठबंधन मुद्दा विहीन है। इस प्रकार के गैर जरूरत के विषय को वह उठाने की कोशिश करते हैं जिसका समाज में कोई असर नहीं। जब कोई नीतीश जी या जब कोई माननीय मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो जनता में गुस्सा होता है। जी, आपने एक और बात बोली कि मुख्यमंत्री वो काफ़ी समय से हैं। एक और मुद्दा जो अपोजिशन उठा रहा है वो ये कह रहा है, उनके कुछ स्टेट्समेंट दिखाता रहता है, कहते हैं कि वो अभी एक तरह से उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो फिट नहीं है सीएम बने रहने के लिए। कैसे लीड करेंगे एक स्टेट को? आज श्री नीतीश कुमार जी की 9 सभाएं हैं। जिसकी हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं रहेगी वो एक दिन में 9 सभाएं कर लेगा।
ये भी मतलब दुष्प्रचार है। एक वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता है, लेकिन उनकी वरिष्ठता का श्री तेजस्वी यादव और श्री राहुल गांधी एंड कंपनी अनादर कर रही है, अपमान कर रही है, और यह शोभा नहीं देता है। आयु सबकी अधिक होती है, लेकिन जो एक एक दिन में 9-9 सभाएं करे, 10-10 सभाएं करे और उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, यह घटिया आचरण है। इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। एक और सवाल जो मैं जंगल राज से जुड़ा है उसके बारे में पूछना चाहूँगी। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा, उनको चुनाव में उतारा है। जंगल राज के ऊपर आप लोग काफ़ी तरह से अटैक भी बीजेपी कर रही है ऑपोजिशन के ऊपर, लेकिन अगर आप देखेंगे वहीं दूसरी तरफ आप लोगों ने भी अनंत सिंह को टिकट दिया है, तो आप इस पूरे उसको कैसे देखते हैं? लोग भी तो कहते हैं ना कि दो एक तरह से आप एक बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से उसका कैसे देखिए, श्री लालू यादव जी अगर मुख्यमंत्री होते हैं या उनके बेटे होते हैं तो जंगल राज की वापसी होगी। श्री नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो जंगल राज की कभी वापसी नहीं होती है। और बिहार जो विकास के एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा कर लिया है और विकसित बिहार बनाने का जो लक्ष्य अभी आगामी 25 से 30 के लिए रखा गया है, वह श्री नीतीश जी की अगुवाई में पूरा होने वाला है। हम अपराध का समर्थन नहीं करते, हम माफिया का समर्थन नहीं करते, हम सुशासन के पक्षधर हैं और यह 20 साल में करके दिखाया है। जंगल राज का पर्याय राष्ट्रीय जनता दल है और उसकी सपोर्टर कांग्रेस पार्टी। तो फिर ये अनंत सिंह और इन सबको जो टिकट दिया गया है, अनंत सिंह का क्या मैटर है? देखिए, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अनंत सिंह जी को हमारे एनडीए के जो वरिष्ठ नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी से दिया गया है। लेकिन इस विषय को लेकर के कि अनंत सिंह जी को टिकट दे दिया गया है तो इसलिए भाजपा गठबंधन भी जंगल राज जैसा माहौल पैदा करेगी, एकदम गलत बात है। भाजपा का गठबंधन यानी एनडीए सत्ता में आएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जंगल राज की कभी वापसी हो ही नहीं सकती। सुशासन होगा, विकास होगा, सही विश्वास के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आप खुद एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां माफियों के ऊपर, गैंगस्टर्स के ऊपर काफ़ी मतलब एक्शन लिया गया है। तो जब ऐसे लोगों के नाम यहाँ आते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट लोगों को दिखने को मिल रहा है। यहाँ बिहार के अंदर बहुत बड़ी संख्या में माफियाओं के खिलाफ, जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ कार्रवाई हुई है, वैसे बिहार में भी कार्रवाई हुई है। अन्यथा यहाँ तो जाति नरसंहार श्री लालू यादव जी की सरकार के समय होते थे। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी AK-47 लेकर के बिहार की सड़कों पर घूमते थे, किसी का भी अपहरण कर लेते थे। किसी भी घर परिवार का कोई सदस्य अगर घर से सुबह निकले और शाम को सूर्य ढलने से पहले घर वापस ना आ जाए तो लोगों को डर लगा रहता था कि अब वो जिंदा बचे हैं कि नहीं बचे हैं। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी के शासन में यह है कि अगर कोई मुजफ्फरपुर से निकले, पटना जाए, पटना से रात को 12 बजे भी लौट के आए तो कोई घर वालों को चिंता नहीं होती। ये सुशासन है, ये जंगल राज नहीं। जंगल राज वो था जब घर से निकल के वापस आना मुश्किल था। जंगल राज वह था जब अपराधी AK-47 लेकर के घूमते थे। जंगल राज वह था जब शहाबुद्दीन जैसे इंटरनेशनल अपराधी को राष्ट्रीय जनता दल संरक्षण देने का काम करता था। जंगल राज वह था जब भ्रष्टाचार मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। जंगल राज वह था जब लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। जंगल राज वह था जब यहाँ की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थी। जंगल राज वह था जब रेलवे नेटवर्क एकदम ध्वस्त था। जंगल राज वह था जब हवाई नेटवर्क नहीं था। जंगल राज का अंत हो चुका है, सुशासन का उदय हो चुका है और यह सुशासन के पथ पर बिहार बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है। मैनिफेस्टो की थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। हमने पहले देखा महागठबंधन ने कहा हर एक परिवार से एक फैमिली मेंबर को वो गवर्नमेंट जॉब देंगे, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कैसे करेंगे, आप लोगों ने भी पार्टी से भी ने भी ये कहा कि ये हो ही नहीं सकता है। फिर आप लोगों का आया मैनिफेस्टो, उसमें भी कहा गया है 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये करेंगे कैसे, कहाँ से पैसा आएगा? देखिए, हमारे वादे में और राष्ट्रीय जनता दल के वादे में, कांग्रेस के गठबंधन के वादे में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा है कि हम जो 2,96,00,000 परिवार बिहार के अंदर हैं, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। बिल्कुल। तो हमारा सवाल था कि अगर लगभग 3 करोड़ लोगों को आप नौकरी दोगे तो उनको वेतन तो देना पड़ेगा, तो वेतन कहाँ से दोगे? दूसरा, 3 करोड़ लोगों की भर्ती करोगे तो उनसे काम क्या लोगे? उनके बारे में सवाल है। हमारा जो
घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में ये कहा गया हम 1 करोड़ जो सरकारी नौकरियां होंगी वो तो देंगे, उसके अलावा 50 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, उसके आधार पर रोजगार सृजित करेंगे, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर आएंगे, नौकरियों के अवसर आएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम 3 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ जीविका दीदियां जो हैं उनको 30,000 रुपये महीने देंगे। वह जितना घोषणा कर चुके हैं उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार का बजट छोटा पड़ जाए और बिहार सरकार का अगर पूरा 50 साल का बजट 1 साल में वो खर्चा कर दें तब भी वेतन नहीं दे सकते, विकास तो छोड़ दीजिए। आप लोगों की ही सरकार, एनडीए की सरकार काफ़ी समय से है, नीतीश कुमार जी को ही देखेंगे तो 17-18 साल से वो हैं, तो जिस तरह का विकास बिहार में होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया? आज भी क्यों लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार की है? जब गड्ढा इतना बड़ा होगा, श्री लालू यादव जी चारा घोटाला करने वाले, रेलवे घोटाला करने वाले, बाढ़ घोटाला करने वाले, दूध घोटाला करने वाले, इतना बड़ा गड्ढा बना दिए। श्री नीतीश कुमार जी को पूरे देश का हर मुख्यमंत्री अभिनंदन करेगा। जो बीमारू राज्य में पहले नंबर पे जिसका नाम आता था बिहार का, उसको आज पटरी पर लाने का काम किए। उन्होंने 20 साल में तपस्या की है, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप बिहार के लोग उनका आदर और सम्मान करते हैं। उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है। और श्री लालू यादव जी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, गुंडों को आगे बढ़ाया, अपराधियों को आगे बढ़ाया, बिहार को आगे नहीं बढ़ाया। तो दोनों में बड़ा अंतर है। उन्होंने गड्ढा पाटने के बाद अब सब कुछ पटरी पे ला दिया, अब विकसित बिहार बनाने का समय आ गया है। उसके लिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन मांगे। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर अभी आपने देखा होगा छठ में भी हमेशा दृश्य देखने को मिलता है किस तरह से हमारी ट्रेनें जो हैं वो भरी होती हैं, खड़े होने की जगह नहीं होती। पलायन के इस मुद्दे के ऊपर कुछ क्यों नहीं हो पाया जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों की थी, और इंडस्ट्री जिस तरह से आनी चाहिए थी? शुगर मिल जो हैं अभी भी काफ़ी बंद पड़े हैं, तो बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आप बिहार में ही बना दीजिए, हमें नहीं जाना पड़ेगा बाहर। नहीं, बना रहे हैं। बिहार के लोगों का विश्वास है और विश्वास के आधार पर जब 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो वो विश्वास का रिजल्ट आएगा, विश्वास का परिणाम आएगा। फिर एक बार एनडीए सरकार जब बनेगी तब ये संदेश आएगा बिहार का विश्वास एनडीए के साथ है, मोदी जी नीतीश जी के साथ है। और पलायन मतलब बिहार भी नहीं चाहता, कोई राज्य नहीं चाहता, लेकिन बिहार को ऐसा बनाएंगे कि बिहार के लोग देश के किसी राज्य में जाकर के अपना कोई व्यापार करें, कारोबार करें, कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, उनको इस प्रकार के अवसर भी देंगे। अब देश के किसी राज्य का व्यक्ति अगर बिहार आकर के आगे बढ़ने का रास्ता खोजना चाहता है तो बिहार भी आ सके। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के पक्षधर लोग हैं और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय बिहार के लिए बहुत एक तरह से कहिए सतयुग की तरह होगा, मतलब सही मायने में रामराज्य वाला होगा। अभी तो सुशासन दिया है, अभी तो सब कुछ पटरी पे लाए हैं, अब विकसित बिहार विकसित भारत दोनों का जो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य की ओर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री को भी अट्रैक्ट करेंगे। 50 लाख करोड़ का निवेश आएगा तो कोई केवल बिल्डिंग नहीं बनेगी, 1 लाख करोड़ तो केवल हम अलग प्रकार की इंफ्रा को खड़ा करने के लिए संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में ये जनता से वादा कर चुके हैं। जी, शराबबंदी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोग कहते हैं शराबबंदी है लेकिन शराब ओपनली मिलती है, या तो इसको अच्छे से लागू करो या तो फिर प्रोहिबिशन हटाओ, क्योंकि और ज़्यादा इससे नुकसान रेवेन्यू का भी होता है। नहीं, ये श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 6 और 11 के मतदान के बाद 14 के बाद जब बनेगी, ये बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में वो कैबिनेट जो फैसला लेना होगा वो लेगी। लेकिन अभी तो बिहार में शराबबंदी उन्होंने किया है और उसका लोगों को बहुत फायदा भी है और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारी मातृशक्ति है वो इस फैसले से खुश है। जी, इस बार पहली बार जो चुनाव हो रहा है एक तीसरी पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर ने जो बनाई है। आपको क्या लगता है किस तरह से वो वोट बीजेपी का काट सकते हैं? नीलम जी, जन स्वराज का बिहार के इस चुनाव में कोई औचित्य नहीं रह गया। वो पूरी तरह से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं उनके कुछ जगह लोग, लेकिन या तो उनके प्रत्याशी घर बैठ गए हैं, जो लड़ रहे हैं उनकी जमानत नहीं बचने वाली है, वह उठकटवा साबित हो रहे हैं। बिहार का मतदाता समझदार है, वो जानता है जन स्वराज पार्टी को अगर एक भी वोट दे दिए तो अपने गर्दन में अपने हाथ से मतलब तलवार रख देने का काम हो जाएगा। उनको वोट देने का मतलब जंगल राज लाने वालों को मौका देना है। अब वो एजेंट के रूप में ही, कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल के एजेंट के रूप में ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो कोई यहाँ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनको समझ है इतनी कि
उनका कोई बिहार के चुनाव में महत्व नहीं रह गया। तो आप लोगों का वोट काट रहे हैं? नहीं, हमारा वोट काटे चाहे उनका वोट काटे, इससे मतलब नहीं, लेकिन जब जिस पार्टी का एक भी विधायक बनने की संभावना ही नहीं है उसको कोई वोट दे करके क्यों बर्बाद करेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे पास 78 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 78 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट पता चल रहा है कि जनसुराज को कोई यहाँ गिनती में नहीं लेता। आप यहाँ से बीजेपी के को इंचार्ज भी हैं इलेक्शन के लिए। अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो पिछली बार जेडीयू के कहा गया था कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्होंने काफ़ी एक तरह से उनके वोट काटे थे। इस बार एनडीए में वो साथ में है, तो क्या जेडीयू का प्रदर्शन और बेटर होगा? नहीं, हमारे पांचों जो पांडव हैं, मतलब पांचों दल हैं, उनका सबका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहने वाला है और महागठबंधन अर्धशतक यानी 50 भी सीटें जीत पाएगा कुल मिलाकर के, मुश्किल है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आपको लग रहा है जैसे चुनाव आप 6 को है, 11 को है, किस तरह से आप लोग हमारा बूथ सबसे मजबूत, हम बूथ मैनेजमेंट बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं। सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है उस मंत्र को जमीन पर उतार करके दिखाने का काम किए हैं। हम वोट हमें कोई दिया या नहीं दिया इसका भेद किए बगैर सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, गरीब को अमीर बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए डबल इंजन की सरकार की ओर से कोई कमी न थी, न है, न होगी। मैं जनसुराज से जुड़ा एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी। अभी आप कह रहे थे कि पार्टी कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने काफ़ी उनके लोगों को जो चुनाव लड़ने वाले थे बैठा दिया, खरीद लिया, डरा दिया। उन सब अगर भाजपा दरवाजा खोल दे तो उनके पार्टी के 75% प्रत्याशी सब आके भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। पर आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला है। हमको क्या जरूरत है? जब हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, एनडीए के साथ बिहार खड़ा है और बिहार में जो एनडीए के प्रत्याशी अधिकतम को जीत रहे हैं, तो हमें जनसुराज जैसी कमजोर पार्टी के किसी व्यक्ति को क्या जरूरत है अपने साथ लाने की, लेने की? वो तो इसी बहाने उन्होंने ये बोल दिया, आपने सवाल पूछ लिया, इनका काम पूरा हो गया कि क्या आपने उनका नाम ले लिया और हमने भी उनका नाम ले लिया। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भी कुछ 2-3 रैलीज मैंने देखी। नेबरिंग स्टेट है, एक तरह का सिमिलर डेमोग्राफी है, लेकिन जितना लोगों को लग रहा था वो रैली करेंगे उतना वो कर नहीं रहे। ऐसा क्यों है? नहीं, रैलियाँ हो रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के तो हमारे मतलब मुख्यमंत्री माननीय योगी जी सहित, मोहन यादव जी सहित, हेमंत बिस्वा शर्मा जी सहित, देवेंद्र फडणवीस जी सहित, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी सहित हमारे अनेक मुख्यमंत्री हैं। और चाहे वो किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हों, लगातार आ रहे हैं। हमारी सभाएं तो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और इसी बात से विपक्ष घबराया हुआ कह रहे हैं सारे मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दिया है। अरे आपके पास नहीं है इसलिए आप नहीं बुला पा रहे हो, हमारे पास हैं, हम लिए बुला रहे हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, चुनाव लड़ रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक, माननीय गृह मंत्री जी से लेकर के मंत्री तक, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं सब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के जो और राष्ट्रीय नेता हैं वह सब लगातार चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं, चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और पार्टी को और एनडीए को जिता रहे हैं। बस एक आखिरी प्रश्न, फ्रीबीज पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी चर्चा होती है। अगर हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राज्यों की भी बात करेंगे, लाडली स्कीम आई, यहाँ पर भी 10,000 रुपये दिए गए जीविका दीदियों को। लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ये इलेक्टोरेट ब्राइब है, कि ये एक तरह से नया प्रचलन, एक तरह से अगर हम कह सकें इसे। ये महिला विरोधी और गरीब विरोधी सोच है जी। महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, गरीब को रोजगार करने का अवसर मिलता है तो परिवार आगे बढ़ता है, उसके आय के स्रोत खुलते हैं। जिसने गरीबी नहीं देखी है वो गरीबों का दर्द नहीं जानता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, इन्होंने गरीबी का दर्द देखा है और फिर जाके पैर न फटी बेवाई वह क्या जाने पीर पर आई। श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव ये तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। एक प्रधानमंत्री का बेटा है, एक मुख्यमंत्री का बेटा है, एक ने देश को लूटा है, एक ने बिहार को लूटा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार अगर पाया गया तो पाई पाई वसूल करके देश की, गरीब की, बिहार की भलाई के लिए खर्च करूंगा। तो इससे ये सब बौखलाए हुए, इसलिए महिला विरोधी सोच के कारण, गरीब विरोधी सोच के कारण, पिछड़ा विरोधी सोच के कारण, दलित विरोधी सोच के कारण, आदिवासी विरोधी सोच के कारण इस प्रकार के विषय उठाते हैं। अगर 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया गया तो उसका वेलकम करना चाहिए। 1 करोड़ से अधिक जीविका दीदियाँ हैं बिहार के अंदर,
उनको अनेक प्रकार के अवसर श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार के अंदर दिए गए। उनके जीवन में एक बड़ा बदल आया है। अनेक जो बहुत गरीब परिवार की थी वो लखपति दीदियाँ बनी हैं, और लखपति दीदी अभी 1 करोड़ और बनाने का लक्ष्य है। अभी तो 10,000 दिया है, आगे 2 लाख रुपया देंगे। हमारे लगभग 1 करोड़ किसान हैं बिहार के अंदर, उनको 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के रूप में साल में देते हैं। 3,000 रुपये का टॉपअप बिहार की ओर से दिया जाएगा। अब हमारे 1 करोड़ लगभग किसानों को भी वर्ष में 9,000 रुपया मिलेगा, वो 750 रुपये महीने होता है। ये अमीरी का जीवन जिए हुए लोग न किसान का दर्द महसूस कर सकते हैं, न गरीब का दर्द महसूस करते हैं, न महिलाओं का दर्द महसूस करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम मुजफ्फरपुर विद साकिब खान।